हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 2 करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन बताया था कि व्हाट इज द मोल। मोल क्या है? तो मोल इज अ लैटिन वर्ड। मोल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब हिप और ग्रुप होता है। कॉन्सेप्ट मीन्स अंडरस्टैंडिंग। तो व्हाट इज द मोल कॉन्सेप्ट? मोल कॉन्सेप्ट क्या है? तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ग्रुप, एक समूह की समझ है। तो व्हाट इज द मोल कॉन्सेप्ट? मोल कॉन्सेप्ट क्या है? तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ग्रुप, एक समूह की समझ है कि मोल को हम कैसे समझते हैं। मोल को हम कैसे समझते हैं? कहते जैसे एक दर्जन में 12 होता है, जैसे एक दर्जन में 12 होता, जैसे एक दर्जन में 12 होता है। 100 मतलब 10⁻² होती है, 1000 मतलब 10⁻³ होती है, 1 मिलियन मतलब 10⁻6 होती है। बिल्कुल उसी तरह से 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होती। तो जैसे एक दर्जन में 12 होता है, 100 मतलब 10⁻², 1000 मतलब 10⁻3, 1 मिलियन मतलब 10⁻6। बिल्कुल उसी तरह से 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। तो जैसे दर्जन, एक दर्जन में 12 क्या एक नंबर, एक छोटी सी संख्या है। इस संख्या से हम लोग क्या करते हैं? तो घरों में अंडे, संतरे, केले की गणना करते हैं। जैसे एक दर्जन अंडे मतलब 12 अंडे, एक दर्जन केले मतलब 12 केले, एक दर्जन संतरे मतलब 12 संतरे। तो जैसे हम दर्जन से घर में अंडे, संतरे, केले की गणना करते, उसी तरह से केमिस्ट्री में हम लोग मोल से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की काउंटिंग करते, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। तो जैसे हम दर्जन से अंडे, संतरे, केले की गणना करते, बिल्कुल उसी तरह से मोल से हम लोग केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन की काउंटिंग करते हैं, मतलब अति सूक्ष्म कणों की गणना करते हैं। जैसे हम कहते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स व्हाट? तो 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल प्रोटॉन मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन। 1 मोल न्यूट्रॉन मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 न्यूट्रॉन। 1 मोल सोडियम मीन्स 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। 1 मोल वाटर मीन्स वाट? तो 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो जैसे एक दर्जन में 12 होता है, 12 एक छोटी सी संख्या है, बिल्कुल उसी तरह से 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 होती है, एक नंबर है। इस नंबर से हम लोग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मतलब अति सूक्ष्म कणों की गणना करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। अगर हम लोग कहते कि जी 1 मोल अंडे, अगर हम लोग कहते हैं कि 1 मोल अंडे, तो 1 मोल अंडे मतलब कितना? तो थ्योरेटिकली 6.022 इंटू 10⁻23 अंडे। अगर हम 1 मोल अंडे कहते तो 6.022 इंटू 10⁻23 अंडे। 1 मोल अगर हम लोग कहते हैं केले मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 केले। अगर 1 मोल संतरे मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 संतरे। लेकिन आप अगर कहेंगे जी 1 मोल अंडे मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 अंडे, क्या ये पॉसिबल है? आप सोचिए, अगर 10⁻23 मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, 10 खरब, संख, महासंख, 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 महासंख करते जाइए, महासंख, महासंख, इतने सारे अंडे हो जाएंगे। उतना अंडे हो ही नहीं सकते। 1 मोल अंडे मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 अंडे, इतने अंडे हो ही नहीं सकते। इसे एक मोल से हम लोग अंडे की गणना नहीं करते, संतरे की गणना नहीं करते। अगर हम 1 मोल अंडे कहते तो 6.022 इंटू 10⁻23 अंडे, इतने अंडे हो जाएंगे जो धरती पर आई नहीं। मतलब एक मुर्गियां एक सेकंड में अगर 1 लाख अंडे भी देना शुरू कर दे, एक मुर्गी 1 सेकंड में अगर 1 लाख अंडे भी देना शुरू कर दे, तभी इतने अंडे नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, तो मोल से हम लोग ना तो अंडे, ना तो संतरे, ना तो केले की गणना करते। तो मोल से क्या करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटम, मॉलिक्यूल और आयन की गणना करते हैं। तो व्हाट इज द मोल? मोल क्या है? तो व्हाट इज द मोल? मोल को हम लोगों ने डिफाइन किया था कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स देयर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इज कॉल्ड 1 मोल। किसी वस्तु की वह मात्रा, किसी वस्तु की वह मात्रा, किसी वस्तु की वह मात्रा जिसमें उस वस्तु की 6.022 इंटू 10⁻23
पार्टिकल्स होती हैं वह उसका 1 मोल कहलाता है। मोल ऐसा यूनिट है फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे अगर कहीं पर से कोई आपको कहे ये 1 मोल आयरन लीजिए आपको 1 मोल आयरन दे रहा हूँ, अगर आपको कोई 1 मोल आयरन दिया इसका मतलब आपके हाथ में क्या दिया, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ आयरन दिया। अगर कोई ये लीजिए 1 मोल गोल्ड मतलब सोना लीजिए, 1 मोल में आपको सोना दे रहा हूँ दान में, तो 1 मोल अगर सोना दे दिया इसका मतलब आपके पास जो सोना है उसमें सोने के परमाणुओं की संख्या, गोल्ड एटम की जो संख्या है वो 6.022 इंटू 10⁻23 है। और कोई लीजिए 1 मोल में आपको सिल्वर चांदी दे रहा हूँ, तो 1 मोल सिल्वर दे रहे हैं इसका मतलब उसके अंदर जो सिल्वर के परमाणुओं की संख्या है वो 6.022 इंटू 10⁻23 है। कोई कहे ये लीजिए 1 मोल आपको मैं 1 मोल आपको नमक दे रहा हूँ NaCl सोडियम क्लोराइड, तो 1 मोल आपको कोई नमक दे दिया, कॉमन सॉल्ट दे दिया, इसका मतलब उसमें जो सॉल्ट्स है मतलब NaCl के अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 है। और आप कहिए 1 मोल लीजिए शुगर आपको दे रहा हूं मैं, तो 1 मोल शुगर दिया इसका मतलब उसमें शुगर के अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 है। तो ये मोल क्या हुई, the amount of substance which contains their 6.022 into 10⁻23 particles is called 1 mole। किसी वस्तु की यह मात्रा जिसमें उस वस्तु की 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स होती है वह उसका 1 मोल कहलाता है। और ये एक यूनिट है किसके लिए, तो एक यूनिट है फॉर मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी वस्तु की मात्रा की मापने की ऐसा यूनिट है एक्चुअली। तो आपको मेनली ध्यान रखना है कि जैसे 1 दर्जन में 12 होता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपको जस्ट ये ध्यान रखना है कि जैसे 1 डजन, जैसे 1 दर्जन में 12 होता है, 12 एक छोटी संख्या है, इस संख्या से हम लोग अंडे संतरे केले की गणना करते हैं। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से 1 मोल इक्वल टू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ये भी क्या है, एक नंबर है, एक ह्यूज नंबर, एक बहुत बड़ी संख्या है। ये भी क्या है, एक नंबर, एक ह्यूज नंबर। तो 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एक नंबर है, कहलाता है, इट इज कॉल्ड, कहलाता क्या है, तो इट इज कॉल्ड एवोगाड्रोज नंबर। इसे क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एवोगाड्रोज नंबर, इसे हम लोग कहते हैं एवोगाड्रोज नंबर। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, और इसे रिप्रेजेंट करा जाता है किससे, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Na या कभी कभी N0 से भी Na मतलब एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो वाज ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ केमिस्ट्री जिनके नाम के ऑनर में ये 6.022 इंटू 10⁻23 को Na लिख दिया जाता है। मतलब इतना अगर लिखें या इतना लिख दें, दोनों का मतलब सेम है। आप इतना लिखें या Na लिख दें, दोनों का मतलब क्या है, तो सेम है। तो इसी पर आपको मैं क्वेश्चंस बता रहा था, 2-3 क्वेश्चन बताया था मैंने इसमें। तो अनदर एग्जाम्पल, फाइंड नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स in 0.4 मोल of H2C2O4 2H2। कर बताइए नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन 0.4 मोल ऑफ H2C2O4 2H2O। इट इज द ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट। कर बताइए इसमें H2C2O4 2H2 में कितने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु हैं। ध्यान दीजिए, मोल कॉन्सेप्ट में बेसिकली हम लोग काउंटिंग करते हैं किसकी, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस की। तो काउंटिंग की शुरुआत, गणना की जो शुरुआत होती है हमेशा 1 से होती है। इसलिए जब भी हम लोग काउंटिंग करेंगे तो 1 से करेंगे। तो करें कि फाइंड नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन 0.4 मोल ऑफ H2C2O4 2H2। करें H2C2O4 2H2O का अगर इतना मोल आपके पास है तो इसमें बताइए किसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो बेसिक सोल्यूशन, तो बी कॉन्सिडर, हम लोग कॉन्सिडर करते हैं, बी कॉन्सिडर, हम लोग कॉन्सिडर करते अ मॉलिक्यूल, एक अणु, बी कॉन्सिडर अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल किसकी, तो ऑफ H2C2O4 2H2। तो बी कॉन्सिडर अ मॉलिक्यूल ऑफ H2C2O4 2H2। अगर एक मॉलिक्यूल H2C2O4 2H2 को आप कंसीडर करिए तो इसमें कितने कार्बन के एटम्स हैं, कितने हाइड्रोजन के एटम हैं और कितने ऑक्सीजन के एटम हैं। एक मॉलिक्यूल, एक अणु क्या होता, तो परमाणुओं का समूह। मॉलिक्यूल क्या होती, तो ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर केमिकली बॉन्डेड। मॉलिक्यूल क्या है, तो ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर केमिकली बॉन्डेड। तो अगर
ये सारे एटम हैं जो एक दूसरे से रासायनिक बंधन से बंधे हुए हैं। ये क्या है? तो एक मॉलिक्यूल है, ये ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्या होती? अणु क्या होती? तो परमाणुओं का समूह जो एक दूसरे से रासायनिक बंधन से बंधा होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर केमिकली बॉन्डेड। तो इस मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में, इस एक अणु में अगर आपसे पूछा जाए कितने कार्बन के परमाणु हैं, कितने हाइड्रोजन के, कितने ऑक्सीजन के, इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन के एटम है, कितने हाइड्रोजन के एटम है, कितने ऑक्सीजन के एटम है, तो देखिए इसके अंदर क्या है? तो 2 एटम है किसकी? तो कार्बन की, 2 एटम ऑफ कार्बन है। ऑब्वियसली हाइड्रोजन कितनी है? तो ऑब्वियसली 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये 2s2 है, तो 2 दूनी 4, 4 2 6, तो यहाँ 6 एटम किसकी हो गई? तो हाइड्रोजन की। इसमें 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितनी है? तो ये ऑक्सीजन कितनी हो गई? तो 2 यहाँ पर 6, 6 4 2 6, 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। इसके अंदर क्या? तो 6 एटम है किसकी? तो ऑक्सीजन की, 6 परमाणु ऑक्सीजन की है। तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो ग्रुप ऑफ एटम है जिसमें परमाणु एक दूसरे से रासायनिक बंधन से बना हुआ है, तो इस एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम कार्बन की है, 6 एटम हाइड्रोजन की है और 6 एटम ऑक्सीजन की है। इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम कार्बन की है, 6 एटम हाइड्रोजन की है, 6 एटम ऑक्सीजन की है। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर आप जरा देखिए, वन मॉलिक्यूल, यहां पर आप क्या कहेंगे कि वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट, मतलब H2C2O4 2H2O। एक मॉलिक्यूल मतलब ग्रुप ऑफ एटम विच आर केमिकली बॉन्डेड, मतलब इसमें जो भी परमाणु है एक दूसरे से रासायनिक बंधन से बने हुए हैं। तो अब मॉलिक्यूल ऑफ H2C2O4 2H2O कॉन्टेंस, इसके अंदर मौजूद क्या है? तो कॉन्टेंस 2 एटम किसकी? तो ऑफ कार्बन। इसके अंदर 2 एटम कार्बन की है। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ H2C2O4 2H2O कॉन्टेंस 2 एटम ऑफ कार्बन। तो ऑब्वियसली 2 मॉलिक्यूल में कितना होगा? तो 2 × 2। 3 मॉलिक्यूल में कितना होगा? तो 3 × 2। 4 मॉलिक्यूल में कितना होगा? तो 4 × 2। 5 मॉलिक्यूल में कितना होगा? तो 5 × 2। अगर 100 मॉलिक्यूल लेंगे तो 200, 300 मॉलिक्यूल लेंगे तो 100 मॉलिक्यूल लेंगे तो 200, 1000 मॉलिक्यूल लेंगे तो 2000, अगर 1 लाख मॉलिक्यूल लेंगे तो 2 लाख एटम होगा कार्बन का। अगर 1 करोड़ मॉलिक्यूल ले लेंगे तो 2 करोड़ एटम होगा कार्बन का। तो अगर 1 मोल मतलब 6.023, अगर हम लोग यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल अगर हम लोग ले लें H2C2O4 का, तो इसके अंदर कितनी एटम कार्बन की हो जाएंगी? तो 2 × 6.023 6.022 या 6.023 भी लिखा जाता है, इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन हो जाएंगे। तो जरा देखिए 6.022 इंटू 10⁻23 को क्या कहा जाता है? तो 1 मोल, या इसी को आप लिख सकते हैं कि 1 मोल, इसलिए इसका आपका क्या कह सकते हैं? तो 1 मोल ऑफ H2C2O4 2H2O कॉन्टेंस, इसके अंदर क्या मौजूद है? तो कॉन्टेंस 2 मोल ऑफ कार्बन, 2 मोल ऑफ कार्बन कॉन्टेंस 2 मोल ऑफ कार्बन कॉन्टेंस 2 मोल ऑफ कार्बन कॉन्टेंस 2 मोल ऑफ कार्बन। तो जरा ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आप पकड़ लिए तो बहुत ही इजी हो जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं इसके बाद, बस कॉन्सेप्ट एक बार पकड़ में आ जाने चाहिए। कॉन्सेप्ट को पकड़ बनाने के लिए अपन ये सारा क्वेश्चंस इतना डिस्क्राइब करके लिख रहे हैं, वरना ये एक लाइन का है ना, ये एक लाइन का है। तो अब कहेंगे कि जी 1 मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम कार्बन की है। अब कॉन्सेप्ट पकड़िए कि 1 मॉलिक्यूल के अंदर अगर 2 एटम कार्बन की है, ऑब्वियसली 2 मॉलिक्यूल के अंदर 2 × 2, 3 मॉलिक्यूल के अंदर 3 × 2, 4 मॉलिक्यूल के अंदर 4 × 2, अगर 100 मॉलिक्यूल होगा तो उसमें 200 कार्बन, 1000 मॉलिक्यूल होगा तो 2000 कार्बन, 1 लाख मॉलिक्यूल होगा तो 2 लाख कार्बन, 1 करोड़ मॉलिक्यूल होगा तो 2 करोड़ कार्बन। तो अगर 1 मोल होगा तो उसमें 2 मोल। जरा देखिए 1 मॉलिक्यूल में अगर 2 है तो यहाँ पर 1000 लगा दिया तो यहाँ पर 1000, यहाँ पर अगर 100 लगा दिया तो यहाँ भी 100, यहाँ पर अगर लाख लगा दिए तो यहाँ भी लाख, यहाँ करोड़ लगा दिए तो यहाँ भी करोड़, यहाँ अगर आप मोल लगा देंगे तो यहाँ भी मोल। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि अगर 1 मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम कार्बन की है तो आप डायरेक्ट अगर 1 मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम कार्बन के तो दोनों जगह मोल लगा दीजिए, तो 1 मोल के अंदर कितना? तो 2 मोल कार्बन की। क्यों लगाया? आपको ये एक्सप्लेनेशन हुई, अब इतना लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट लिख बोल सकते हैं कि अगर 1 मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम कार्बन की है तो 1 मोल के अंदर 2 मोल होगी। अगर 1 मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम कार्बन की है तो 1 मोल के अंदर कितनी होगी? तो 2 मोल होगी। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, इतना डिस्क्राइब करने की कोई जरूरत ही नहीं। कॉन्सेप्ट अगर पकड़ में आ गई तो आप ध्यान दीजिए, 1 मॉलिक्यूल के अंदर अगर 2 एटम कार्बन की है तो 1 मोल के अंदर कितना? तो 2 मोल कार्बन। तो 1 मोल के अंदर अगर 2 मोल कार्बन की है, 1 मोल के अंदर 2 मोल कार्बन की है, तो 1 मोल के अंदर अगर 2 मोल है तो 2 मोल के अंदर 4 मोल होगा, 3 मोल के अंदर 6 मोल होगा, 0.1 मोल के अंदर 0.2 मोल होगा, 0.2 मोल के अंदर
0.2 मोल के अंदर 0.4 मोल होगा, 0.3 मोल के अंदर 0.6 मोल होगा, तो 0.4 मोल के अंदर कितना होगा, जैसे 0.4 मोल ऑफ H2CO4 2H2 कंटेंट कितना, तो 0.8 मोल ऑफ कार्बन, इतनी मोल ऑफ कार्बन। तो इसी सिमिलरली इसी तरह से आप कर सकते हैं, सिमिलरली इसी तरह से क्या कर सकते हैं, क्या, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी होगी, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी हो जाएंगी, तो आप कह सकते हैं कि जी एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 एटम हाइड्रोजन की है। अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 एटम हाइड्रोजन की है, अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 एटम हाइड्रोजन की है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 एटम हाइड्रोजन की है, अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 एटम हाइड्रोजन की है, अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 एटम हाइड्रोजन की है, तो एक मोल में कितना होगा, तो 6 मोल होगा। कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया। अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर 6 एटम हाइड्रोजन की है, जैसे यहाँ पर बोले थे ना एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम कार्बन की है, तो डायरेक्ट आपका जी एक मोल के अंदर 2 मोल है। उसी तरह से अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 एटम हाइड्रोजन की है, अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 एटम हाइड्रोजन की है, तो आप डायरेक्ट बोलिए क्या, एक मोल के अंदर 6 मोल है ना। जैसे यहां पर करें तो ये अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 एटम, तो ये कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए। अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 एटम हाइड्रोजन की है, अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 एटम हाइड्रोजन की है, तो एक मोल के अंदर कितना होगा, तो 6 मोल हाइड्रोजन होगा। अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 एटम हाइड्रोजन की है, तो एक मोल के अंदर 6 मोल, 2 मोल के अंदर 12 मोल, 3 मोल के अंदर 18 मोल, 0.5 मोल के अंदर 6 इंटू 0.5 मोल, तो यहाँ 0.4 मोल है, तो 0.4 मोल के अंदर कितना, तो 6 इंटू 0.4 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी। उसी तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितनी हो जाएंगी, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर 6 एटम है, कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं अपन, एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 एटम ऑक्सीजन के, तो एक मोल के अंदर 6 मोल होगा। कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 एटम ऑक्सीजन की है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 एटम ऑक्सीजन की है, तो डायरेक्ट बोलिए एक मोल के अंदर कितना, तो 6 मोल। एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर 6 एटम ऑक्सीजन की है, तो एक मोल के अंदर कितना, तो 6 मोल। 2 मोल के अंदर 6 इंटू 2 मोल, 3 मोल के अंदर 6 इंटू 3 मोल, 5 मोल के अंदर 6 इंटू 5 मोल, तो 0.4 मोल के अंदर कितना, तो 6 इंटू 0.4 मोल, 6 इंटू 0.4 मोल, 6 इंटू 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली मोल में आप देख लीजिए कुछ नहीं मिलेगा आपको, बस ये मिलेगा कि जैसे भैया एक दर्जन में 12 होता है, जैसे एक दर्जन में 12 होता है, 12 एक छोटी सी संख्या है, दर्जन से हम अंडे संतरे केले की गणना करते हैं, उसी तरह से 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। ये भी एक नंबर, एक ह्यूज नंबर, एक बहुत बड़ी संख्या है। इस नंबर से हम केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटम, मोलिक्यूल्स, आयंस एक्सेट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की काउंटिंग करते हैं। तो सिंपल जैसे एक दर्जन में 12 है, उस तरह से 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 है। एक नंबर है, कल आता है वोगार्डो नंबर, और इसे रिप्रेजेंट करा जाता है से। अब इसी के आधार पर क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, आगे और भी है, कुछ फॉर्मूलाज भी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सल्फर एटम्स। किसमें सल्फर एटम की संख्या सबसे ज्यादा है। 0.2 मोल ऑफ H2SO3, 0.4 मोल ऑफ H2SO4, 0.3 मोल ऑफ H2S4O6, 0.25 मोल ऑफ एसिड। किसमें सल्फर एटम की संख्या ज्यादा है। दूसरी एग्जांपल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। किसमें ऑक्सीजन एटम की संख्या सबसे ज्यादा है। 0.5 मोल ऑफ MgSO4 7s2, 0.4 मोल ऑफ CSO4 5s2, 0.3 मोल ऑफ 3CSCO3 2CO3 4O2, 0.4 मोल ऑफ Na2CO3 10s2। किसमें ऑक्सीजन एटम की संख्या सबसे ज्यादा है। तो अभी जो क्वेश्चंस बताया है उसी के आधार पर पहले आप पॉज कर करके इसे करिए, पहले इसको पॉज करके इसे करिए, फिर मैं आपको कर करके ये बताता हूं। ठीक है, तो आप लोगों ने कर लिया होगा, तो आप लोगों ने कर लिया होगा इसे। ठीक है, अब जरा देखिए, मैं करके बताता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सल्फर एटम्स। किसमें सल्फर एटम की संख्या सबसे ज्यादा है। तो जरा देखिए, अभी जस्ट मैंने बताया काउंटिंग की शुरुआत, गणना की शुरुआत हमेशा 1 से होती है। आपको चाहे 1 दर्जन गणना करो या 100 गणना करना हो, 1000 गणना करना हो, अगर दर्जन गणना करना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर 100 की काउंटिंग करनी है तो फिर 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 50 70 80 90 एंड सो ऑन 100 तक। तो काउंटिंग की शुरुआत है, आपको दर्जन काउंट करना हो या 100 या 1000 या मिलियन या बिलियन या ट्रिलियन या मोल,
गणना की शुरुआत हमेशा 1 से। तो 0 करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, करा किसमें सल्फर एटम की संख्या सबसे ज्यादा है, 0.2 मोल ऑफ H2SO3। अगर देखिए अगर हम लोग गणना करने जा रहे हैं तो अगर एक मॉलिक्यूल को हम देखें तो एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, तो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम ऑफ सल्फर, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल क्या होती है, तो ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर केमिकली बॉन्डेड। अणु क्या है, तो परमाणुओं का समूह है जो एक दूसरे से रासायनिक बंधन से बंधा हुआ, मतलब ये जो इसके अंदर जो भी परमाणु है वो एक दूसरे से रासायनिक बंधन से बने हुए। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम सल्फर की है। तभी जस्ट मैंने बताया कि अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम सल्फर का है, इसका मतलब एक मोल के अंदर 2 मोल होगा। तो यदि एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम सल्फर की है तो एक मोल के अंदर 2 मोल होगा, तो 0.2 मोल के अंदर कितना, तो 2 × 0.2 मोल ऑफ सल्फर हो जाएंगे। इतनी मोल ऑफ सल्फर एटम्स। उसी तरह से यहां पर आइए, 1 मॉलिक्यूल H2SO4 के अंदर, 1 मॉलिक्यूल H2SO4 के अंदर अगर 1 एटम सल्फर की है, 1 मॉलिक्यूल H2SO4 के अंदर अगर 1 एटम सल्फर की है तो 1 मोल के अंदर 1 मोल सल्फर की होगी। तो 0.4 मोल के अंदर कितनी होगी, तो 1 × 0.4 मोल ऑफ सल्फर एटम हो जाएंगे। उसी तरह से यहां पर आइए, इस मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम सल्फर की है। तो 1 मॉलिक्यूल के अंदर अगर 4 एटम सल्फर की है, 1 मॉलिक्यूल के अंदर अगर 4 एटम सल्फर की है तो 1 मोल में 4 मोल होगी। तो 1 मोल में 4 मोल होगी तो 0.3 मोल में कितनी होगी, तो 4 × 0.3 मोल ऑफ सल्फर एटम हो जाएंगे। उसी तरह से यहां पर आइए, 1 मॉलिक्यूल के अंदर 8 एटम सल्फर की है, 1 मॉलिक्यूल के अंदर 8 एटम सल्फर की है। 1 मॉलिक्यूल के अंदर अगर 8 एटम सल्फर की है तो 1 मोल के अंदर 8 मोल होगी। अगर 1 मॉलिक्यूल के अंदर 8 एटम सल्फर की है तो 1 मोल के अंदर 8 मोल हो जाएंगी। तो 0.25 मोल में कितनी होगी, तो 8 × 0.25 मोल ऑफ सल्फर एटम हो जाएंगे। तो ये 0.25 × 8 2 मोल हो गई, 4 × 0.3 1.2 मोल हो गई, ये 0.4, ये 0.8। तो करें किसमें सल्फर के परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। उसी तरह से यहां पर आइए, करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। करें ये सारे मॉलिक्यूल्स है ना, ये इप्सम सॉल्ट है, ये ब्लू विट्रॉल है ना, ये एक और है। तीन सब के अंदर करें किसमें ऑक्सीजन एटम की संख्या सबसे ज्यादा है, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। करें 0.5 मोल ऑफ MgSO4 7s2, 0.4 मोल ऑफ CSO4 5s2। करें किसके अंदर ऑक्सीजन एटम की संख्या सबसे ज्यादा है। तो यहां पर जरा देखिए, यदि आप 1 मॉलिक्यूल MgSO4 7s2 को आप कंसीडर करिए तो 1 मॉलिक्यूल MgSO4 7s2 के अंदर, 1 मॉलिक्यूल MgSO4 7s2 के अंदर कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं, तो ऑब्वियसली ये 4 एटम ऑक्सीजन की यहां पर है। 1s2 में 1 ऑक्सीजन 7 से मल्टीप्लाइड है, तो ये 7 4 11। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर 11 एटम ऑक्सीजन की है, मॉलिक्यूल क्या है, तो ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर केमिकली बॉन्डेड। मॉलिक्यूल क्या है, तो ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर केमिकली बॉन्डेड। मॉलिक्यूल मतलब परमाणु क्या है, तो अणु क्या है, तो परमाणुओं का समूह है जो एक दूसरे से रासायनिक बंधन से बना हुआ है। तो 1 मॉलिक्यूल के अंदर 11 एटम ऑक्सीजन की है। अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 11 एटम ऑक्सीजन की, तो आप डायरेक्ट करिए एक मोल के अंदर कितना होगा, 11 मोल। अभी जस्ट इसके पहले वाला एग्जांपल बताया था। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर यदि 11 एटम ऑक्सीजन की है तो 1 मोल में 11 मोल, तो 0.5 मोल में कितनी हो जाएगी, तो 11 × 0.5 मोल हो जाएंगे किसके, तो ऑफ ऑक्सीजन एटम दिस वन। उसी तरह से यहां पर आइए, ये ब्लू विट्रॉल है। 1 मॉलिक्यूल के अंदर कितना, तो 4, 1s2 में 1, तो ये 5 9 ऑक्सीजन। तो एक मॉलिक्यूल में अगर 9 ऑक्सीजन है तो 1 मोल में 9 मोल होगी, तो 0.4 मोल में कितनी, तो 9 × 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे। उसी तरह से यहां पर आइए कि 1 मॉलिक्यूल के अंदर कितना ऑक्सीजन है, देखिए 3 से मल्टीप्लाइड है ये, तो 3 × 3 ये 9 ऑक्सीजन इधर हो गई, ये 4 दूनी 8 दूनी 16, 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 3 9 25 हो गया। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितनी, तो 25 एटम ऑक्सीजन की है। 1 मॉलिक्यूल के अंदर 25 एटम ऑक्सीजन की है। 1 मॉलिक्यूल के अंदर अगर 25 एटम ऑक्सीजन की है, तो एक मॉलिक्यूल में अगर 25 है तो 1 मोल में 25 मोल, तो 0.3 मोल में कितना, तो 25 × 0.3 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे।
मोल ऑफ ऑक्सीजन। उसी तरह से अब यहाँ पर आइए, Na2CO3 10 है, 1 मॉलिक्यूल के अंदर ये 3 और 10 13 ऑक्सीजन किया है। तो यदि 1 मॉलिक्यूल में 13 ऑक्सीजन है, अगर 1 मॉलिक्यूल में 13 ऑक्सीजन है, 1 मॉलिक्यूल में अगर 13 ऑक्सीजन है तो 1 मोल में कितनी होगी, तो 13 मोल होगी। तो एक मॉलिक्यूल में अगर 13 ऑक्सीजन है तो एक मोल में कितनी होगी, तो 13 मोल। तो एक मोल में अगर 13 मोल है तो 0.4 मोल में कितनी, तो 0.4 इंटू 13 मोल ऑफ ऑक्सीजन होगी। दिस वन। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, करें इन सब में किसमें ऑक्सीजन एटम की संख्या सबसे ज्यादा है, करें इन सब में किसमें ऑक्सीजन एटम की संख्या सबसे ज्यादा है। तो ये 5.5 मोल हो गई, ये 3.6 मोल हो गई, ये 7.5 मोल हो गई और ये 5.2 मोल हो गई। तो किसमें सबसे ज्यादा हो गया, तो 7.5 मोल ऑब्वियसली। तो यहां सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अनदर एग्जाम्पल, कह विच हैज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कह किसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज्यादा है। 0.3 मोल ऑफ अमोनिया, 0.2 मोल ऑफ कार्बोनेट आयन, 0.4 मोल ऑफ कैल्शियम, 0.15 मोल ऑफ सल्फेट आयन। कह किसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा है। उसका हाउ मेनी मोल्स ऑफ Mg3PO4 विल कंटेन्स 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, कह कितनी मैग्नीशियम फॉस्फेट की लें ताकि उसके अंदर 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम निकल आए। तो पहले इसे पॉज करिए और पॉज करके सॉल्व करिए। ठीक है, फिर मैं करता हूं। तो चलिए आप लोगों का हो गया होगा, तो शुरू करते हैं। कह विच हैज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कह किस में इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज्यादा है। 0.3 मोल ऑफ अमोनिया, आपको मैंने बताया है काउंटिंग की शुरुआत हमेशा 1 से करते। तो यदि हम लोग 1 मॉलिक्यूल अमोनिया को कंसीडर करें तो 1 मॉलिक्यूल अमोनिया में कितनी इलेक्ट्रॉन्स है जी, कहते जी नाइट्रोजन की एटमी नंबर 7, तो 1 नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन की एटमी नंबर 1 मतलब 1 हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3 के पास 3, तो ये कितनी होगी, तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक मॉलिक्यूल अमोनिया के पास कितनी इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन है। एक मॉलिक्यूल अमोनिया के पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, एक मॉलिक्यूल अमोनिया के पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, एक मॉलिक्यूल अमोनिया के पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो एक मोल के पास कितना, अभी जस्ट बताया था कि एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल अमोनिया के पास, एक मॉलिक्यूल अमोनिया के पास कितना हो गया, एक मॉलिक्यूल अमोनिया के पास कितना, तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो 100 के पास 10, 1000 के पास 10,000, 1 लाख के पास 10 लाख, 1 करोड़ के पास 10 करोड़, 1 अरब के पास 10 अरब। तो एक मोल के पास कितना, तो 10 मोल। यहाँ 1 है तो 10, यहाँ पर 100 लगा दिए तो 100 के पास 10, 1000 लगा दिए 1000 के पास 10,000, यहाँ लाख लगा दिए 1 लाख के पास 10 लाख, 1 करोड़ के पास 10 करोड़, 1 अरब के पास 10 अरब, 1 खरब के पास 10 खरब। तो 1 मोल के पास कितना, तो 10 मोल। तो एक पास 10 मोल इलेक्ट्रॉन होगी, तो 1 मोल के पास 10 मोल होगी, तो 2 मोल के पास 2 इंटू 10 मोल, 3 मोल के पास 3 इंटू 10 मोल, 4 मोल के पास 4 इंटू 10 मोल। तो 0.3 मोल के पास कितना, तो 0.3 इंटू 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतनी मोल इलेक्ट्रॉन होगी। उसी तरह से आइए, कह रहा है कि 0.2 मोल ऑफ कार्बोनेट के पास कितनी इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक आयन कार्बोनेट का आप कंसीडर करिए CO3-2, तो आप ध्यान दीजिए कार्बन की एटमी नंबर 6 होती है, तो एक कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की एटमी नंबर 8 होती है, तो 1 ऑक्सीजन के पास 8, तो 3 के पास कितनी, तो 24 इलेक्ट्रॉन हो गई। और इसके ऊपर -2 है, -2 कहने का मतलब क्या हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन की गेन। तो ये कितनी होगी, तो 32 इलेक्ट्रॉन। तो एक कार्बोनेट के पास अगर 32 इलेक्ट्रॉन है, 1 कार्बोनेट के पास यदि 32 इलेक्ट्रॉन है, 1 कार्बोनेट के पास अगर 32 इलेक्ट्रॉन है, 1 कार्बोनेट के पास अगर 32 इलेक्ट्रॉन है, तो एक मोल के पास कितनी, 32 मोल। अगर एक मोलिक्यूल के, एक आयन के पास 32 इलेक्ट्रॉन है, तो एक मोल के पास 32 मोल, 2 के पास 2 गुना 32 मोल, 3 के पास 3 इंटू 32 मोल, तो 0.2 मोल के पास कितना, तो 0.2 इंटू 32 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। उसी तरह से आइए यहाँ पर 0.4 मोल ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की एटमी नंबर कितनी होती, तो 20। कैल्शियम की एटमी नंबर कितनी होती, तो 20। कैल्शियम की एटमी नंबर कितनी होती, तो 20। तो एक कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन है,
एक कैल्शियम के पास अगर 20 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम के पास कितनी, तो 20 इलेक्ट्रॉन। तो एक कैल्शियम के एटॉमिक नंबर, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। तो वन कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन, एक कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन, तो एक मोल कैल्शियम के पास 20 मोल इलेक्ट्रॉन। अगर एक के पास 20 तो एक मोल के पास 20 मोल, तो 0.4 मोल के पास 0.4 इंटू 20 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए। उसी तरह से यहाँ पर आइए, सल्फेट आयन है, एक सल्फेट के पास कितनी इलेक्ट्रॉन हो गई, तो ये ऑब्वियसली सल्फर के एटॉमिक नंबर 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8, तो 1 ऑक्सीजन के पास 8, तो 4 के पास 32 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर -2 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की गेन होगी, तो ये कितनी होगी, तो 30 48 50 इलेक्ट्रॉन हो गई। तो एक सल्फेट के पास अगर 50 इलेक्ट्रॉन है, एक सल्फेट के पास अगर 50 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल के पास 50 मोल हो जाएंगी, 1 मोल के पास 50 मोल हो जाएंगी, तो 0.15 के पास 0.15 इंटू 50 मोल इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विच हैज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कह रहा है किसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होगी, तो ये होगी 7.5, ये होगी 8, ये होगी ऑब्वियसली 6.4, ये 3, तो इसमें सबसे ज्यादा कितना आया जी, तो 8, ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अनदर एग्जाम्पल, कह रहा हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, कह रहा हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन्स 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, कह रहा कितनी मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट की लें ताकि उसके अंदर 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाए। कह रहा हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, कह रहा कितनी मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट की लें ताकि उसके अंदर 0.25 मोल किसकी, तो ऑक्सीजन एटम की निकल आए। तो ऑब्वियसली यहां पर क्या है, तो अगर हम लोग कंसीडर करें, बी कंसीडर, अगर हम लोग कंसीडर करें अ मॉलिक्यूल, एक अणु किसके, अ मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, यदि एक मॉलिक्यूल मैग्नीशियम फॉस्फेट को आप लेते हैं, तो एक मॉलिक्यूल मैग्नीशियम फॉस्फेट के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल मतलब अणु, मॉलिक्यूल क्या होता, तो ग्रुप ऑफ एटम विच आर केमिकली बॉन्डेड, अणु क्या होता, तो परमाणुओं का समूह होता है जो एक दूसरे से रासायनिक बंधन से बना हुआ है। तो इस मॉलिक्यूल में, मतलब इस ग्रुप में, ये जो समूह है जो एक दूसरे से रासायनिक बंधन से बंधा हुआ है, इसमें कितने परमाणु, कितने एटम ऑक्सीजन की है, तो ये 8 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, 8 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑब्वियसली वन मॉलिक्यूल के अंदर, वन मॉलिक्यूल मैग्नीशियम फॉस्फेट के अंदर 2 एटम ऑक्सीजन की है, वन मॉलिक्यूल मैग्नीशियम फॉस्फेट के अंदर 2 एटम ऑक्सीजन, सॉरी, वन मॉलिक्यूल मैग्नीशियम फॉस्फेट के अंदर 8 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। तो 1 मॉलिक्यूल में अगर 8 एटम ऑक्सीजन की है, तो 1 मोल में कितनी होगी, तो 8 मोल होगी। तो एक मॉलिक्यूल में अगर 8 है, तो 1 मोल में 8 मोल होगी। तो यहां पर आप कह सकते हैं यहां पर कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट कंटेन 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन। या इसी को उल्टा करके भी आप बोल सकते हैं, अगर एक मॉलिक्यूल में 8 एटम ऑक्सीजन की है, इसका मतलब 1 मोल में हो गई 8 मोल। या इसी को उल्टा करके भी आप बोल सकते हैं कि 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, यहां लिख सकते हैं सिंस 8 मोल किसके, तो ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, 8 मोल ऑक्सीजन एटम्स, 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है किसमें, तो प्रेजेंट इन हाउ मच, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना है, तो 8 एटम ऑक्सीजन की है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 8 एटम ऑक्सीजन है, मतलब 1 मोल के अंदर कितना, तो 8 मोल हो गई, मतलब 8 मोल ऑक्सीजन एटम मौजूद है कितना में, तो इन 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, इन 1 मोल ऑफ व्हाट, तो मैग्नीशियम फॉस्फेट, 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में मौजूद है। तो इसीलिए 1 मोल ऑक्सीजन कितना मौजूद होगा, तो 1/8 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट। इसीलिए 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना मौजूद होगा, तो 0.25/8 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट। मतलब इसे सॉल्व करेंगे तो 8 3 24, 3.125 इंटू 10⁻² मोल हो जाएंगे। सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करें, तो ऑब्वियसली ये आप इसको लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू क्या, तो ये 25 इंटू 10⁻²/8। इसे सॉल्व करें तो 8 3 24, 3 1 को 8 से डिवाइड करेगा तो 1.25 इंटू 10⁻² मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम कितना मौजूद होगा, जितना मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में मौजूद होगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ CuNH3 Cl3 विल गिव्स 0.6 मोल ऑफ क्लोराइड आयंस इन एक्वा सोल्यूशन। कह रहा है कितनी मोल दिस कंपाउंड की, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये ऐसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आगे पढ़िएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th में कि ये क्या है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कह रहा बताइए कि कितनी मोल इस कंपाउंड की लिया जाए ताकि वो 0.6 मोल क्लोराइड आयन एक्वा सोल्यूशन में लिबरेट करे। एक्वस मतलब होता वाटर, वह सोल्यूशन जिसमें वाटर, मतलब वाटर के अंदर अगर इसको डिजोल्व कर देंगे तो वाटर के अंदर इसे डिजोल्व करा कर कितनी मोल इस कंपाउंड की हम वाटर के अंदर डिजोल्व करें, कितनी मोल इस कंपाउंड की वाटर के अंदर डिजोल्व करें, कितनी मोल इस कंपाउंड की वाटर के अंदर डिजोल्व करें ताकि 0.6 मोल क्लोराइड आयन मिल जाए। तो पहले तो इस कंपाउंड, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ये CO, ये NH3, ये OH6, ये Cl3। ध्यान दीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, दिस स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, दिस स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इज कॉल्ड, कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसे क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दिस स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है कहलाती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एंड दिस वन इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल, कोबाल्ट, ये क्या है, कहलाता सेंट्रल मेटल। एंड दिस वन इज कॉल्ड लिगैंड, इसे क्या कहा जाता है, तो इट इज कॉल्ड लिगैंड। और ये जो 6 है इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, इसे क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। एंड दिस वन इज कॉल्ड, ये कहलाता है आयोनाइजेशन स्फीयर, ये क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन स्फीयर, इसे कहा जाता है आयोनाइजेशन स्फीयर। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये स्क्वायर ब्रैकेट कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये सेंट्रल मेटल, ये लिगैंड, ये कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आयोनाइजेशन स्फीयर। ध्यान दीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की खासियत होती है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्पेसिज है वो अलग अलग नहीं होता है। अगर इसे वाटर के अंदर डिजोल्व कर दीजिए तो ये अलग अलग नहीं, जैसे अगर आप NaCl को पानी में डाल दीजिए तो Na+ अलग हो जाएंगे, Cl- अलग हो जाएंगे। अगर आप CaCl2 को वाटर में डाल दीजिए तो कैल्शियम आयन अलग हो जाएंगी, Cl- अलग हो जाएंगे, 2Cl- अलग हो जाएगा, है ना। अगर NaCl को पानी में डाल दीजिए तो Na+ Cl- मिल जाएगा। CaCl2 को पानी में डाल दिए तो Ca+2, ये 2Cl- हो जाएगा। AlCl3 को पानी में डाल दीजिए तो Al+3 अलग हो जाएंगे और Cl के नीचे 3 है, मतलब 3Cl- अलग हो जाएंगे। तो जैसे NaCl को वाटर में डिजोल्व करें तो Na+ अलग, Cl- अलग। CaCl2 को वाटर में डिजोल्व कर दिए, मतलब एक्वस मतलब वाटर में डिजोल्व कर दिए तो Ca+2 2Cl- अलग हो गई। AlCl3 को वाटर में डिजोल्व कर दिए तो Al+3 3Cl- अलग हो गई। उसी तरह से इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर वाटर में आप डिजोल्व कर देंगे तो ये क्या होगा, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला है वो अलग अलग नहीं होता, वो ज्यों का त्यों रहता है इंटैक्ट। तो बेसिक जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली स्पेसिज हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली स्पेसिज हैं वो अलग अलग नहीं होती, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाली स्पेसिज होती हैं वो अलग अलग हो जाती है। मतलब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर वाटर में डिजोल्व कर दीजिए, और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर वाटर में डिजोल्व कर दीजिए तो ये डिसोसिएट करेंगे किस में, तो ये CO, ये NH3, CuNH3 OH6 ऑब्वियसली ये, और ये Cl के नीचे 3 है, मतलब ये 3Cl-। ऑब्वियसली ध्यान दीजिए, एक क्लोरीन के ऊपर 1- तो 3 क्लोरीन के ऊपर 3-, एक मोलिकुल के ऊपर कुल चार्ज 0 होती है, इस यहाँ पर +3 दिन होगा। तो अगर CuNH3 OH6 Cl3 को वाटर में डिजोल्व करिए तो ये आयन में टूट जाता है, ये कहलाता कॉम्प्लेक्स आयन, जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट रह गया, ये क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। इसे हम क्या कहते हैं, तो इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन, इसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कॉम्प्लेक्स आयन। और ये आपका क्या गया, तो सिंपल आयन, ये आपका क्या कहलाया, तो सिंपल आयन, ये एक सिंपल आयन। तो जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ध्यान रखिएगा, उस तरह से अगर अपन ले लें, सपोज ये K4Fe6 ले लेते हैं, ये K4Fe6 ले लेते हैं, तो K4Fe6 अगर आप ले लीजिए तो इसे वाटर में अगर डिजोल्व कर दिए तो क्या हुआ, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इसके बाहर वाला ये क्या कहलाएगा, तो आयोनाइजेशन स्फीयर, ये क्या कहलाएगा, आयोनाइजेशन स्फीयर। ये Fe क्या कहलाएगा, तो ये सेंट्रल मेटल। ऑब्वियसली ये Cn क्या कहलाएगा, तो लिगैंड। ऑब्वियसली ये Cn क्या कहलाएगा, तो लिगैंड। Cn क्या कहलाएगा, तो लिगैंड। ये क्या कहलाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर।
ये क्या कहलाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो ये अगर इसे वाटर के अंदर एक्यू लिखने का मतलब एक्वस होता है, एक्वस मतलब वाटर में घोल रहे हैं, है ना इसे। तो अगर K4 एफिशिएंसी इसको वाटर में डिजोल्व कर दीजिए तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला है वो जो कहते हैं वो रह जाएगा, इंटैक्ट रह जाएगा, वो अलग अलग नहीं होगा। जबकि जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाली स्पेसेज वो अलग अलग हो जाएंगे। मतलब K के नीचे 4 है, इसका मतलब ये डिसोसिएट कर जाएंगे किस में, तो 4K प्लस में। K के नीचे 4 है मतलब ये डिसोसिएट कर जाएंगे किस में, तो 4K प्लस में। प्लस ये क्या हो गई, तो ये एफिशिएंसी 6 इसके ऊपर चार्ज कितनी हो जाएंगे, तो 1 पोटेशियम के ऊपर +1, तो 4 पोटेशियम के ऊपर +4, तो कुल 0 करने के लिए -4। तो बेसिक K4 एफिशिएंसी को वाटर में अगर डिजोल्व कर दें तो ये अवनाज होगी किस में, तो 4K प्लस दिस में। तो ये क्या कहलाती हैं, तो इस तरह की जिसमें उसका ब्रैकेट होंगी दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले के अंदर जो स्पेसेज होती है इंटैक्ट होती है। स्पेस कहने का मतलब कोई मोलिकुलर और आयन हो वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड होती है, मतलब इंटैक्ट होती है, वो अलग नहीं होती है। जबकि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाली स्पेसेज होती है अलग होती है। ठीक है, अगर ये यहाँ पर 2-3 क्लोरीन बाहर है ना, अरे ऐसा भी हो सकता था कि 1 क्लोरीन अंदर आता 2 क्लोरीन बाहर आता। तो अगर 1 क्लोरीन अंदर आता 2 क्लोरीन बाहर आता तो 2 ही क्लोरीन टूटता। या ऐसा हो सकता है कि 2 क्लोरीन अंदर आता 1 क्लोरीन बाहर आता, तो बाहर में 1 ही क्लोरीन है तो 1 ही क्लोराइड आयन आपको मिलता। जबकि यहाँ पर क्या है, तो तीनों क्लोराइड बाहर है। तो ये अगर आप देखें तो ये एक मोलिकुल जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की है, ये एक मोलिकुल जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की है, ये एक मोलिकुल जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की है, ये एक मोलिकुल जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की है वाटर में डिजॉल्व होने के बाद, ये एक मोलिकुल जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की है वाटर में डिजॉल्व होने के बाद, ये एक मोलिकुल जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की है वाटर में डिजॉल्व होने के बाद कितना क्लोराइड आयन दे रहा है, तो 3Cl- दे रहा है। तो 1 मोलिकुल ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की 1 मोलिकुल वाटर में डिजॉल्व होने के बाद, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की 1 मोलिकुल वाटर में डिजॉल्व होने के बाद 3 क्लोराइड आयन दे रहा है। तो 1 मोलिकुल इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वाटर में डिजॉल्व होने के बाद 3 क्लोराइड आयन दे रहा है। तो 1 मोलिकुल अगर 3 क्लोराइड आयन दे रहा, 1 मोलिकुल अगर 3 क्लोराइड आयन दे रहा, 1 मोलिकुल अगर 3 क्लोराइड आयन दे रहा, मतलब आप डायरेक्ट कहिए कि 1 मोल कितना देगा, तो 3 मोल क्लोराइड आयन देगा, है ना। बेसिक 1 मोलिकुल अगर 3 दे रहा तो 100 300 देगा, 1000 3000 देगा, 1 लाख 3 लाख देगा, 1 करोड़ 3 करोड़ देगा, तो 1 मोल कितना देगा, तो 3 मोल। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 1 मोल, यहाँ पर आप सिंस कह सकते हैं कि 1 मोल किसका, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कौन सी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये CONH3 होल 6 Cl3 गिव्स, ये देता कितना है, तो गिव्स 3 मोल्स ऑफ Cl-, 3 मोल Cl- की देगी। या इसे आप उल्टा करके भी कह सकते हैं कि सिंस 3 मोल्स ऑफ Cl- ऑब्टेन्ड हो रहा किससे, तो फ्रॉम 0.1 मोल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा, तो 0.1 मोल ऑफ CO, 0.1 मोल ऑफ CO NH3 होल 6 Cl3। तो 3 मोल Cl- ऑब्टेन हो रहा है 0.1 मोल से, तो इससे 1 मोल कितनी से ऑब्टेन होगी, तो कहेंगे जी 0.1/3 मोल ऑफ 1 मोल 3 मोल 0.1 मोल ना जी, 1 मोल ऑब्टेन हो रही है, 1 मोल कोऑर्डिनेशन का मान 3 मोल दे रहा है, मतलब 3 मोल Cl- ऑब्टेन हो रही है 1 मोल से, तो ये 3 मोल Cl- ऑब्टेन हो रही है 1 मोल से, तो 1 मोल Cl- ऑब्टेन होगा कितना से, 1/3 मोल से। इसीलिए 0.6 मोल ऑफ Cl- ऑब्टेन होगा कितना से, तो 0.6/3 मोल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, मतलब 0.2 मोल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये स्क्वायर ब्रैकेट कहलाता कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये सेंटर मेटल, ये लिगैंड, ये कोऑर्डिनेशन नंबर, ये ऑर्गेनाइजेशन स्फीयर। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी स्पेसेस होती हैं वो इंटैक्ट होती हैं, बंदी होती है, अलग अलग नहीं होता है। ठीक है, दिस वन। तो अनदर एग्जांपल, विच विल गिव्स ग्रेटर नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन एक्वा सॉल्यूशन, कौन सबसे ज्यादा क्लोराइड आयन एक्वा सॉल्यूशन में देगा। तो पॉज करके पहले आप करिए, फिर मैं आगे करता हूं, तो हो गया होगा। ध्यान दीजिए, विच विल गिव्स ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। अब जरा देखिए कौन सबसे ज्यादा Cl- आयन सॉल्यूशन में देगा, 0.2 मोल ऑफ AlCl3। अब जरा देखिए,
अगर एक मॉलिक्यूल AlCl3 को वाटर में डिजोल्व करिएगा, एक मॉलिक्यूल AlCl3 को वाटर में डिजोल्व करिएगा तो ये टूटेगा किस में? तो एल्युमिनियम आयन और 3 क्लोराइड आयन में। तो एक मॉलिक्यूल अगर 3 क्लोराइड आयन दे रहा है, अगर एक मॉलिक्यूल 3 क्लोराइड आयन देगा तो 1 मोल 3 मोल देगा, 1 मोल 3 मोल देगा तो 0.2 मोल कितना देगा? तो 0.2 इंटू 3 मोल ऑफ Cl माइनस। ठीक है, उसी तरह से करें 0.3 मोल ऑफ CuNH3,5ClCl2। अब देखिए इट इज स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इट इज स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कैरेक्टर गुण आपको मैंने बताया कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली स्पेसिज होती हैं वो अलग अलग नहीं होती, इंटैक्ट होता है, जबकि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाली स्पेसिज जो होती हैं वो अलग अलग होता है, आयोनाइज होता है। तो ये क्या होगा, अगर इसे वाटर के अंदर डिजोल्व कर देंगे, अगर इसे वाटर के अंदर डिजोल्व कर देंगे तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला स्पेसिज है वो अलग अलग नहीं होगा। अगर अलग अलग नहीं हुआ तो बाहर टूटेगा कौन? तो ये क्लोरीन के नीचे 2 है तो ये 2Cl माइनस। मतलब एक मॉलिक्यूल इस कंपाउंड की, एक मॉलिक्यूल इस कंपाउंड की, एक मॉलिक्यूल इस कंपाउंड की 2 क्लोराइड आयन दे रहा, तो 1 मोल 2 मोल देगा, तो 0.3 मोल कितना देगा? तो 0.3 इंटू ये 2 मोल ऑफ Cl माइनस देगा। ठीक है, ये उसी तरह से यहां पर आइए 0. ये क्या है? तो 0. ये क्या है? ये 0. ये क्या है? तो ये 0.25 मोल है किसकी? तो ये 0.25 मोल है किसकी? तो CuNH3 की। अगर देखिए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये स्क्वायर ब्रैकेट कहलाता कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाली स्पेसिज हैं एक दूसरे से इंटैक्ट होती है, बंधी होती है, ये अलग नहीं होता, जबकि इसके बाहर वाली जो स्पेसिज अलग होती है। तो Cl के नीचे 3 है, 3 आयोनाइज करेगा तो क्या देगा? तो 3Cl माइनस। तो ऑब्वियसली वन मॉलिक्यूल ऑफ दिस कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल इस कंपाउंड की, वन मॉलिक्यूल ऑफ दिस कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल इस कंपाउंड की वाटर में डिजोल्व होने के बाद 3Cl माइनस आयन दे रहा। वन मॉलिक्यूल ऑफ दिस कंपाउंड 3Cl माइनस आयन दे रहा, तो अगर एक मॉलिक्यूल 3Cl माइनस दे रहा तो 1 मोल कितना देगा? तो 3 मोल देगा। अगर एक मॉलिक्यूल 3Cl माइनस दे रहा तो 1 मोल कितना देगा? तो 3 मोल देगा। तो 0.25 मोल कितना देगा? तो 0.25 इंटू 3 मोल ऑफ Cl माइनस देगा, 3 मोल ऑफ Cl माइनस। अब यहां पर आइए, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसे वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए स्क्वायर ब्रैकेट इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके अंदर भी क्लोरीन है, लेकिन ये क्लोरीन अलग अलग नहीं होंगी। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी है वो अलग अलग नहीं होंगी, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वो अलग होंगी। तो ये अलग कौन से? एक ही क्लोरीन है, तो ये कितना देगा? तो 1 ही Cl माइनस देगा। तो अगर एक मॉलिक्यूल 1 Cl माइनस आयन दे रहा है, एक मॉलिक्यूल अगर 1 Cl माइनस आयन दे रहा है तो 1 मोल कितना देगा? तो 1 मोल देगा। तो 0.3 मोल कितना देगा? तो 0.3 मोल ऑफ Cl माइनस। तो कौन सबसे ज्यादा Cl माइनस आयन दे रहा है? तो 7.5। तो इस तरह से हम लोग करते हैं क्वेश्चंस। तो बस आपको आज मैंने बताया कि मोल क्या है। कहते जैसे 1 दर्जन में 12 होता है, उसी तरह से 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। एक नंबर है, कहलाता है एवोगाड्रो नंबर, और इस नंबर का यूज हम लोग केमिस्ट्री में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की काउंटिंग करने के लिए यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल और आयन की काउंटिंग करने के लिए। कैसे किया जाता है आपको मैंने बताया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स आर इन गिवन सब्सटेंस। यदि कोई सब्सटेंस की मात्रा ग्राम में दे दे, जैसे 10 ग्राम सोडियम दे दे, या 20 ग्राम आयरन दे दे, या 50 ग्राम सिल्वर दे दे, या 100 ग्राम वाटर दे दे, तो उसके अंदर एटम और आयन की, एटम, मॉलिक्यूल और आयन की संख्या की कैसे गणना करी जाती है। तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आयन इन गिवन सब्सटेंस, दिए गए सब्सटेंस में एटम, मॉलिक्यूल और आयन की गणना कैसे करते हैं, इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, बाय।